डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी भारत की खोज तीसरा पाठ सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम पढ़ेंगे बुद्ध कथा और उससे आगे का हिस्सा। तो देखिए, बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया, भारतीयों के विचारों की समग्र आत्मा की या कम से कम उनके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। बुद्ध की संकल्पना अर्थात बुद्ध के द्वारा विभिन्न जो बातें कही गई, कथाएं कही गई है, वो कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से परे, इस संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर, वे इतनी दूर पहुंच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो। ये सभी बातें या विशेषताएं महात्मा बुद्ध के बारे में कही गई हैं, जिसमें कहा गया है कि महात्मा बुद्ध कमल के फूल पर बैठे हुए हैं, शांत हैं, धीर है, धीर मतलब धैर्य धारण करने वाले, वासनाओं और लालसाओं से परे हैं। वासनाएं मन में आने वाली तरह तरह की इच्छाएं, लालसाएं भी इच्छाएं या कामनाएं हैं और इनसे दूर है। संसार के तूफानों और संघर्षों से भी दूर है, उन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है मानो उनको पाना असंभव होगा, लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। अर्थात ऐसा लगता है कि सारी जीवन शक्ति उनके अंदर भरी हुई है। युग पर युग बीतते जाते हैं पर बुद्ध हमसे बहुत दूर नहीं मालूम होते। अर्थात देखने में बहुत दूर लगते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगता है कि वो हमसे बहुत दूर चले गए हैं। उनकी वाणी हमारे कानों में धीमे स्वर से कहती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए। अर्थात महात्मा बुद्ध मानो आज भी हमें कहते हैं कि हमें संघर्षों से भागना या बचना नहीं चाहिए, हमें जीवन में संघर्ष करना चाहिए और जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों को देखना चाहिए। अर्थात निरंतर जीवन में विकास या प्रगति के बारे में सोचते रहना चाहिए। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं। अर्थात जब भी हम बुद्ध के बारे में सोचते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे जीवन में एक थरथराहट, एक कंपन का महसूस होता है। उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चित ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है। अर्थात ऐसा राष्ट्र कौन? भारत। आगे देखिएगा, इसी पाठ में हम आगे पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप में क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग था पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। जैसा कि हम पाठ की शुरुआत में भी जान चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो राजा लोग थे, क्षत्रिय लोग थे, वो मुख्य रूप से शासन करते थे। आगे चल कर के जब ये दोनों धर्म अलग हुए, जैन और बौद्ध, तो वहाँ पर क्षत्रियों ने ही ब्राह्मणों का सबसे पहले विरोध किया और इसीलिए ये क्षत्रियों और पुरोहितों के बीच का संघर्ष था। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली और ऐसे दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया। पश्चिमोत्तर अर्थात पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य वाला, यानी पाकिस्तान और उसके आसपास का क्षेत्र। आगे देखिएगा, सिकंदर के आक्रमण के बाद में देश में ऐसे दो विलक्षण व्यक्ति हुए, विलक्षण विशेष लक्षणों वाले व्यक्ति, जिनका नाम क्या है? चंद्रगुप्त और चाणक्य। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। कारगर मतलब सफल। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में पटना कहते हैं, वो थी। दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। अर्थात चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर के सिकंदर के खिलाफ लोगों को उत्तेजित किया, उनकी भावनाओं को जगाया। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया गया और राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गया। पटना, जहां पर नंदवंश का शासन था। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी। ये नया राज्य था कैसा? तो देखिएगा कैसा था ये नया राज्य। सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है। भारतीय भी और यूनानी भी, अर्थात भारतीय इतिहासकारों ने भी लिखा और यूनान के जो विद्वान थे उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है। एक विवरण सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने छोड़ा है और दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र।
कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, जिसमें हमें इस राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरा सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका के में भी हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखिएगा, अर्थशास्त्र जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है और उसी समय की रचना है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, बुद्धिमानी भी और कर्मठता में भी, अर्थात कर्म करने में कभी पीछे नहीं रहता था। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस है। इस नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है, साहसी और षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो बदला लेने में माहिर हो, जो न कभी अपमान को भूलता है न अपने लक्ष्य को ओझल होने देता, अर्थात जिसकी नज़र सदैव लक्ष्य पर रहती है। दुश्मन को धोखा देने और प्रेरित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। ये सब विशेषताएं हैं चाणक्य के बारे में। वह साम्राज्य की बागडोर हाथ से संभाले रहता है और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। अपने जीवन में वह सादा और तपस्वी है। ऊंचे पदों की शान शौकत में उसकी दिलचस्पी नहीं है। जब वह अपनी शपथ पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता है। उसने शपथ ली थी कि नंद राजा ने मेरा अपमान किया है तो मैं उसका बदला लूँगा, और उसने चंद्रगुप्त को वहाँ का राजा बनाया, उसको हराया, उसका बदला पूरा हो गया। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जिसे करने में चाणक्य को किसी प्रकार का संकोच होता। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेक विषयों पर लिखा गया है, जिसमें शासन के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता है, अर्थात बड़ी सेना होने से कुछ नहीं होता है। अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वो बोझ बन जाते हैं। यदि बड़ी सेना हो और उसमें अनुशासन भी हो और उचित नेतृत्व भी हो, बढ़िया लीडरशिप हो, तो वो बढ़िया है, अन्यथा वो बोझ बन जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया है। ये सब बातें चाणक्य की पुस्तक में बताई गई हैं। पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियां, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल है। अर्थात इन सभी चीज़ों के बारे में चाणक्य ने अपनी पुस्तक में लिखा है। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी मान्यता दी गई है। अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा। उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में ही है, उसकी खुशहाली में है। वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगे। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते, उसे खुद हमेशा के लिए इनके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा अनीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बैठा दे। ये सभी बातें प्यारे बच्चों कौटिल्य यानी चाणक्य की पुस्तक में लिखी गई हैं। आगे हम बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त के ही आगे उत्तराधिकारी हुए अशोक, उनके बारे में। 273 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के 273 ईयर्स पहले अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकार हुआ। कौन से महान साम्राज्य का? चंद्रगुप्त ने जो स्थापित मौर्य साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त और चाणक्य के द्वारा, उसका। इससे पहले वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। अर्थात अफगानिस्तान और उससे आगे के बहुत सारे हिस्से जो थे वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। केवल दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाए थे। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था में मातहत यानी अधीन इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया और उसने तत्काल पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। कलिंग, जिसको हम वर्तमान में उड़ीसा बोलते हैं। कलिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ, अर्थात बहुत सारे लोग मारे गए। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा और युद्ध से विरक्ति हो गई, अर्थात युद्ध से उसका मन उठ गया। बुद्ध की शिक्षा से प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। अर्थात बुद्ध की शिक्षाएं उन्होंने प्राप्त की तो उनका मन युद्ध से हट गया और दूसरे काम वो करने लगे। उसके बाद ही अशोक ने तरह तरह के शिलालेख लिखवाए थे। उन्हीं में से एक अभिलेख देखिएगा, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, अशोक का एक अभिलेख। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी दीवारों पर, पत्थरों पर, चट्टानों पर स्तंभ बनवाकर उन पर लेख लिखवाए थे। आगे बढ़ते हैं।
अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलती है। फरमान मतलब आदेश जो उसने जारी किए और जो पत्थरों और धातु पर खोदे गए। ये फरमान पूरे भारत में फैले और अब भी मिलते हैं, अर्थात जगह जगहों पर ये लिखे हुए हैं। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही महामहिम सम्राट अशोक ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन, उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको यानी धर्म को अंगीकार यानी स्वीकार करना आरंभ कर दिया। उनके एक फरमान में कहा गया है कि अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने से सहन नहीं करेगा, क्योंकि अशोक ने क्या कर लिया था भाई? अरे भैया, अशोक ने बुद्ध धर्म जो है स्वीकार कर लिया था। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के 100वें 1000वें हिस्से को भी नहीं। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है, ऐसा अशोक का मानना था। फरमान में आगे कहा गया है, मतलब जो आदेश अशोक ने जगह जगह लिखवाया है उसमें लिखा गया है, इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहाँ तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। महामहिम सम्राट की आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्मसंयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी यानी भलाई और सद्भाव के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। उसने ऐलान कर दिया था कि वह इनके लिए हमेशा तैयार है। हर स्थान पर और हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में उसे बराबर सूचना देते रहें, चाहे जिस समय और जहां भी हो, वह लोकहित के लिए अवश्य काम करेगा। अर्थात ऐसे आदेश उसने निकाले कि वो कहीं भी रहे, कुछ भी करता रहे, यदि जनता का कोई काम होगा तो उसे तुरंत आकर के बताया जाए। खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था। ये नतीजा एक जगह बने स्तंभों के डिज़ाइन से निकाला गया जो पार्सिपोलिस की यादें दिलाते हैं, लेकिन इस शुरू की मूर्ति कला और दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषता दिखाई पड़ती है। 41 साल तक अनवरत शासन करने, 41 मतलब 41 ईयर्स तक बिना रुके नॉन स्टॉप शासन करने के बाद ईसा पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। H.G. वेल्स एक व्यक्ति का नाम है। उन्होंने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के 10,000 नामों में, जिनसे इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे, महाराजे, शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल हैं, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका बहुत ही बड़ा पाठ जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। आज ये पूरा हो गया है। इसके जो प्रश्न हैं वो मैं आपको लिख करके भेज दूंगा, आपको वो अपनी नोटबुक में लिखने होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।